Welcome learners. Today we are going to discuss BSSS 183 life skills. In this course, we will be focusing on digital skills. To discuss different dimensions of digital skills, today we have with us Dr. Nidhi Tewatia. Welcome Nidhi ji. Thank you. She is Associate Professor at School of Global Affairs, Ambedkar University, Delhi. I must also mention that she has been part of the expert committee of this course. When we were designing this course, she was part of this course. So Nidhi ji, let me begin with you because we have been discussing issues of electronic media, ICT, and the digital world. In that context, today I would like to ask you, what are the electronic platforms or e-platforms? आज हम लोग सुनते हैं कि हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है, आपने इंटरनेट के ऊपर जाइए चीज़ें उपलब्ध हैं. तो ये जो इंटरनेट के ऊपर चीज़ें उपलब्ध हैं, इससे क्या मतलब है? और अक्सर एक शब्द यूज हो जाता है ई प्लेटफॉर्म्स या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स. इनसे हम क्या समझते हैं? हमारे लर्नर्स को कैसे उसको आप एक्सप्लेन करेंगी? मयंक जी, जैसा कि आपने कहा कि आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हैं और हम बहुत अपना दिन का समय डिजिटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो जो ई प्लेटफॉर्म की बात है वो ऐसा कि डिफरेंट चीज़ें करने के लिए पूरे दिन में अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हैं या इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी यूजेज ई प्लेटफॉर्म की बिल्कुल शामिल हो जाती है हमारे दिन में. और ई प्लेटफॉर्म अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, मतलब ई प्लेटफॉर्म से आपका कहने का मतलब है कि डिजिटल दुनिया के अंदर आभासी तौर के ऊपर वर्चुअली जुड़ करके अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाने की फैसिलिटी और अवेल करने की फैसिलिटी, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछली बार में थोड़ी चर्चा की थी कि किस तरीके से बैंकिंग जो है वो अब ई प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो गई. हम घर बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पर ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं. ऐसे बहुत सी सुविधाएं हमारी बैंकिंग की जो हैं वो ई प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो गई हैं. और उसी में हम लोगों ने ये बात चर्चा भी की थी कि जो उसके सहारे जुड़ा हुआ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ग्रो करने लग गई हैं. हम उसी की बात आगे आज आपसे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे, व्हाट इज ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या चीज़ है अपने आप में? ये खाली बैंकिंग तक सीमित है या देयर आर अदर डायमेंशंस टू ई कॉमर्स? See, e-commerce is a way of trading through electronic medium. So अगर इसको साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, बेचने के लिए अगर हम डिजिटली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा का सारा काम ई कॉमर्स के अंदर होता है. एक एग्जाम्पल इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, आई एम श्योर मयंक जी आप भी उसे यूज़ करते होंगे, जैसे कि अमेज़ॉन. सो अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है. ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे आसपास जिसके थ्रू हम बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं. और इन प्लेटफॉर्म्स का ये फायदा है कि दूर बैठा हुआ इंसान भी चीज़ को खरीद सकता है, बेच सकता है. इसके लिए आपको फिजिकल डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल डिस्टेंस का बिल्कुल कोई मायना नहीं रह जाता है अगर आप डिजिटली आप ई कॉमर्स की तरफ, ई ट्रेडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं. मतलब आप ये इशारा कर रही हैं कि अब हमें सामान खरीदने के लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है. हम अपना कंप्यूटर खोलें, उसके ऊपर जो अलग अलग साइट्स सामान बेचने के लिए उपलब्ध हैं उन साइट्स के ऊपर जाकर के हम लोग वहाँ के ऊपर सामान देख सकते हैं. वहाँ उसकी कीमत दी हुई है और उस कीमत को पे करने के लिए, टू पे द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी ऑल्सो हैव लिंक्ड बैंक, जहाँ के ऊपर हम बैंक क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या डेबिट कार्ड के सहारे या नेट बैंकिंग के सहारे हम उसका पेमेंट भी कर सकते हैं. मतलब व्यापार का जो तरीका है उसमें सामने जाके सामान खरीदने के लिए कैश देने के बजाय अब हम ई प्लेटफॉर्म्स के सहारे ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. और इसमें जो बैंकिंग नेटवर्क हमारा डिजिटलाइज हुआ है, जो डिजिटल ई प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो गया है, उसने बड़ी गहरी भूमिका अदा की है. क्या आप कुछ हमको एक इशारा कर सकती हैं, हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ई कॉमर्स ने क्या व्यापार को बढ़ाया है या उसको हैम्पर किया है? मतलब हैज इट फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स और हैज इट हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स? See, it's a very simple logic. Everybody can understand it easily that we traditionally had brick and mortar shops, which still are existing. But think of a trader who has a proper shop, brick mortar shop, which we call, and has a specific segment of customers coming to him or her. Now, in presence of digital platform,
for selling his product or his services, he can simply avail the digitalization services, and according to those digital services, he will be able to sell, promote as well, advertise and sell all of his goods or services to those people who are not coming to his traditional brick and mortar shop. So that is a major advantage of digitalizing the commerce. And to give you a specific answer to your query, that it doesn't hamper, it only enhances your growth as a businessman. But having said that, I should also tell my learners that it also depends on the scale of your operations. If you are a small scale operator, you may find difficult to arrange for the budget which is required for all the digital operations and all the kind of equipments which you will require to digitalize your trade. So overall, I personally would say that there are many studies available which indicate that it has enhanced the business instead of hampering. सो क्या इसने नई नई किस्म के एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज भी खोले हैं एंड नई नई किस्म के ई कॉमर्स को भी प्रमोट किया है? This kind of proceeding with our business, this way of proceeding with our business through e-commerce, it definitely has opened up a lot of avenues, a lot of kind of employments, different types of employments. Largely, we see the employments which are, as you mentioned about delivery boys. So I would say formal as well as informal sector, they both have experienced the rise in employment due to availability of e-platforms as well as the related services which we see every day. थैंक यू वेरी मच. और अगर मैं थोड़ा सा डेविएट करूं अपनी बातचीत से ई कॉमर्स के, इसके सहारे बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या जो सर्विस हम अवॉइड कर रहे हैं उसमें क्या प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए? क्योंकि आमतौर के ऊपर खबर आती है कि बहुत से चीज़ों को बेवकूफ़ बना दिया गया या फ्रॉड हो गया. इसको कैसे नेविगेट करे अ लर्नर? देखिए, इसके लिए आपको डिजिटली लिटरेट एज वेल एज डिजिटली अवेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जो है कि फ्रॉड हुआ, ये मोर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर है. जहाँ तक कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वो तो काफ़ी हद तक हमें दिखता है कि प्लेटफॉर्म्स पे रिटन है, दिख रहा है, हम पढ़ सकते हैं उस चीज़ को. लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि क्वालिटी जब आप घर लेके जब वो प्रोडक्ट घर डिलीवर हो गया, आपको शायद उतना पसंद नहीं आया जैसा कि वो नज़र आ रहा था. उस केस में ई प्लेटफॉर्म ये भी एक कस्टमर को अवेल कराता है सर्विस कि आप रिटर्न कर सकते हैं. आपकी कोई भी शिकायत है अगर प्रोडक्ट में, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही उसको रिटर्न कर सकते हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. और जहाँ तक फ्रॉड की बात है, वो फाइनेंशियली अगर आपकी कभी कहीं पे पेमेंट रुक जाती है, डिजिटली आप पेमेंट कर रहे हैं, बीच में रुक गई है, आपकी तरफ से बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया है, माइनस हुआ और आगे जाके कंपनी को नहीं पहुंचा, वो भी रिटर्न आपका हो जाता है कुछ समय के बाद. आप सिंपली कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं. ये सभी चीज़ें मैं स्ट्रेस इस बात पे देना चाहूँगी कि ये सभी चीज़ें आप बैठे जगह एक पर ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच. लर्नर्स, हमारी एक्सपर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इसको रिटर्न करने की क्या कंडीशन है, रिटर्नेबल है भी कि नहीं है, ये वापस होगा भी कि नहीं होगा, बिल्कुल साफ तौर पे ऊपर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर. या ये खाली एक्सचेंज किया जाएगा, या अगर भेजा जाएगा वापस तो आपको अपनी कॉस्ट पे भेजना पड़ेगा या कंपनी उसकी कॉस्ट बेयर करेगी. तो इसलिए ज़रूरी है कि ई प्लेटफॉर्म के संग, जो मैम ने कहा, कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको डिजिटल अवेयर भी होना चाहिए. यू मस्ट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड. अगर आपको सूट करता है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं सूट करता है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कीजिए. ये प्रिकॉशंस एज अ सिटीजन, बिकॉज वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द ई कॉमर्स, वी हैव टू टेक. मैं अपनी इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कि किस तरीके से ई प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट किया है और उसको सपोर्ट दिया है, इसके बारे में निधि जी आप क्या कहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज हुई कि अगर आप ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करनी ही पड़ेगी. एक नेसेसरी स्टेप है. ये नेसेसरी स्टेप इस तरीके से है कि ट्रेडिशनली हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी में आता है, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट आता था,
तो उसके बियॉन्ड जाना चाहें और अपने कस्टमर बेस को आप वाइडन करना चाहें, ब्रॉडन करना चाहें, तो आप जब ई कॉमर्स की तरफ बढ़े हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तरीक़ों से की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी कराते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कराते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया के हेल्प से भी की जाती है। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ, ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, और ऐसे और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम पैसों में, बहुत कम बजट में आप कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट भी निकाल सकते हैं। एज पर द रिसर्च विच यू आर डूइंग एज अ ब्रांड, एज पर द रिसर्च ऑफ योर कस्टमर बेस, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डिजिटल मार्केटिंग का, कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग यूजर्स के लिए और अलग अलग तरीकों की प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात हिंट की, हमें इशारा किया उसकी तरफ। हम लोग जब ई कॉमर्स की बात कर रहे थे और ई कॉमर्स के पोटेंशियल की बातचीत कर रहे थे, तब हम लोगों ने कहा था नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक मेजर एवेन्यू के रूप में हमारे सामने इमर्ज किया है। देयर आर स्पेशलिस्ट टीम, स्पेशलिस्ट कंपनीज जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर मल्टीमीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, इस पर हम लोग बारे में बाद में बातचीत भी करेंगे। बट अभी जो बात डॉक्टर लिथी ने हमारे सामने रखी कि डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप ई प्लेटफॉर्म्स के सहारे कॉमर्स करना चाह रहे हैं या उसके सहारे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स, आपको सही जगह पहुंचाती है। प्रिकॉशंस की बात हम लोग वैसे भी कर चुके हैं, बट यहाँ एक नए किस्म की एवेन्यू हमारे सामने खुल जाता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं अपनी बात को इसी डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, आपने बात कही कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज भी ऑफर कर रही हैं। सो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर डिजिटल की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे डिजिटल वर्ल्ड ने एजुकेशन को नया पर्सपेक्टिव दे दिया है, नए डायमेंशंस खोल दिए हैं। Dr. Mayank, I should say this, that when we are in fact recording this program for our learners, that also is a way of ICT in education. And apart from this, I hope all the people around, they are aware that recently we have experienced COVID-19, and due to COVID-19 also we see a huge push in ICT in education sector. नाउ लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, जैसा कि गूगल क्लासरूम की अगर हम बात करें जी, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल है और जिसके थ्रू दूर बैठा लर्नर भी वही शिक्षा ले सकता है जो पास, उस इंस्टीट्यूशन के पास बैठा लर्नर है या जो इस इंस्टीट्यूशन में है। एक छोटा सा एग्जांपल, कोविड-19 के दौरान सभी लोग अपने घर में थे और हम एजुकेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा था। तो उस समय पर प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल मीट, प्लेटफॉर्म्स लाइक ज़ूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल क्लासरूम, इन सभी के द्वारा सारे के सारे स्टूडेंट्स आपस में कनेक्टेड रहे और टीचर्स उनको काफ़ी हद तक अच्छे से समझाते हुए और मटेरियल भी प्रोवाइड करा पाई, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अटैचमेंट्स भी अलाउ करते हैं, वहाँ पर इंटरैक्शन भी अलाउड है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट पे ग्रेड करके टीचर आपको ग्रेड्स भी दिखा सकती है, और जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स भी आप कहीं भी बैठे हों आप वही सेम लेक्चर को सुन सकते हैं जो बाकी सभी स्टूडेंट सुन सकते हैं। ये तो एक तरफ की बात रही मयंक जी, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जब हम दूसरे देशों में हैं या मैं ऐसा यूनिवर्सिटी का कोर्स एक करना चाहती हूँ जहाँ मैं जा नहीं सकती, जहाँ पर पैसों की भी बात बड़ी आ जाती है कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो जो कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम मार्जिनलाइज सेक्शंस कहते हैं या इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन कहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी बड़ा हेल्प है, बेनिफिट है आईसीटी का, कि आप एनरोल करा सकते हैं किसी भी ऑनलाइन कोर्स में और उसके बाद आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, आप अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं, एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं इसी बात को एक्सटेंड करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है या जो मूक के जो कोर्सेज हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिसके सहारे हमारा लर्नर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनरोलमेंट नहीं कर सकता है या वो नौकरी कर रहा है या किसी वजह से वो क्लासरूम तक नहीं जा सकता है, वो स्वयं के द्वारा प्रदत्त कोर्सेज को यूज करके
अगर एग्जाम देता है तो उसको उसका क्रेडिट भी मिल जाता है, और एग्जाम नहीं देता है तो अपनी नॉलेज के लिए वो उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर द डिजिटल एजुकेशन, या जो हम लोग इसको कह रहे हैं कि आईसीटी का एजुकेशन में जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा, निधि जी आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इग्नू का अपना भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जब हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं सो हमने अपना भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रखा है, जिसके सहारे हम अपने क्लास भी कंडक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन भी करते हैं, उनका एग्जाम भी लेते हैं, ट्यूटोरियल्स भी हम लोग उसी के सारे शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर के अंदर आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं अपने लर्नर्स को ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आईसीटी का हेल्थ केयर में भी बहुत रोल बढ़ गया, उसमें बहुत भूमिका बढ़ गई है। उसके बारे में निधि जी आप कैसे उसने फैसिलिटेट किया है हेल्थ सर्विसेज को टू रीच टू द मासेस? सो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ आईसीटी का एप्लीकेशन नज़र आता है हमें आजकल। आप चाहे अर्बन एरियाज़ में हो, चाहे आप रूरल एरियाज़ में हो, आईसीटी का एप्लीकेशन काफ़ी हद तक पहुँच गया है। तो अर्बन एरियाज़ की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप एक हॉस्पिटल की तरफ जब बढ़ें तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ना लाइन में खड़े होने की ज़रूरत है, ना आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू उस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। आप उस समय पे जाके डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। एक चीज़ ये। दूसरा कि मानिए आपने कुछ टेस्ट कराए, मेडिकल टेस्ट कराए और उनकी रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट भी आपको आपके लॉगिन आईडी के द्वारा लैब के पोर्टल पे जाके अवेलेबल हो जाती है। आप घर बैठे शाम तक अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। आपको उसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में प्रिंटर है, आप प्रिंट ले लीजिए और डॉक्टर के पास चले जाइए अगले दिन। नहीं तो अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहीं पे आपने टेस्ट कराया है, तो आपको प्रिंट आउट भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सिस्टम में आपकी रिपोर्ट्स शामिल हैं और वो दिख जाएंगी। तो ये तो इस एक छोटा एग्जाम्पल है उस जगह का जहाँ पर हॉस्पिटल है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अब मयंक जी, मैं अगर रूरल एरिया की बात करूं बहुत जरूरी है। तो रूरल एरिया में टेलीमेडिसिन वेंडिंग मशीन्स की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे कि हर जगह डॉक्टर नहीं पहुंच पाता, काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, मुश्किलें हैं, सड़कों की मुश्किल है मानिए, या ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। तो उस समय पर भी हम टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेके और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप तक पहुंच जाएगी, आप उसको निकाल सकते हैं और उसी के द्वारा आप प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जो दवाइयाँ आपको लेनी है वो दवाइयाँ भी अवेलेबल हो सकती हैं। मतलब आप दो चीजें सजेस्ट कर रही हैं। एक ये है कि ग्रामीण इलाके में बैठे हुए, रूरल एरिया में बैठे हुए हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर वहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है वो प्रिस्क्रिप्शन हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, और टेली डिस्पेंसिंग मशीन्स जो हैं वो दवाएं भी हमें मुहैया करा देंगे। एम आई राइट? जी, और इसके अलावा एक और मेजर एप्लीकेशन है आईसीटी का हेल्थ सेक्टर में, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। आप जानिए कि कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी पहले के समय, जहाँ पे कि आपको इतने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स बहुत सारे पेशेंट के एक कागज़ पे एक पूरा फाइल बना के, और वो फाइल का साइज़ बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ, मोटी जाती थी। जी, ऐसे रखेंगे। लेकिन अब आईसीटी के टाइम पे आपको बिल्कुल भी पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम का फ़ोल्डर बना रहेगा, आपकी सारी हिस्ट्री उसके अंदर होगी। तो आप अगर डॉक्टर के पास दोबारा से जाते हैं उसी हॉस्पिटल में, तो कम से कम वो आपकी हिस्ट्री सारी की सारी उसी समय देख पाएगा और आपको कुछ भी अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, मैं मेडिकल को एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेटा, जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रही हैं, जो डिजिटली आज हॉस्पिटल में मेंटेन हो रहा है, अगर मैं उन हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस के रूप में कहूँ, या जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में कहूँ, जहाँ के ऊपर बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, डॉक्टर्स को ट्रेन भी किया जा रहा है, तो उनके लिए भी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पेशेंट की जो रिकवरी या जो पेशेंट का पूरा प्रोग्रेशन है, वो प्रोग्रेशन उनके पास डिजिटल अवेलेबल हो जाता है। उसके वीडियो बने होते हैं, ऑपरेशंस की वीडियो बने होते हैं, पेशेंट्स की कंडीशन की वीडियो बने होते हैं, जिसके सहारे वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर सकते हैं। तो आईसीटी इज इंटीग्रेटिंग healthcare and medicine laws, isn't it? Yes, absolutely right. I think the link which the learners need to look at is research. So when we are talking about these young doctors who are learning, are looking at demonstrations as well and videos, as Dr. Mayank said, apart from that, you look at any other sector in which the research is happening. So
research part of education sector, and then you can apply that in healthcare as well, and you realize that research is the link where ICT is existing. So if I have to do a research in any area as an educational degree, let's say I'm following research, I still have so much to look at, and all of that is again available at the click of the finger. यस, थैंक यू वेरी मच। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए, डिजिटल की बाकी से हम लोग कर रहे हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निधि जी, डिजिटल का ई गवर्नेंस या ई गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें डिजिटल स्किल्स और ये डिजिटल दुनिया जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है? Governance as a concept we all are aware of, and around us we see governance taking place in different manners. Now governance traditionally भी चल रहा है, और अब हम इसके अंदर ICT का एप्लीकेशन देखें तो उसे हम ई गवर्नेंस बुला देते हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन्स, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक तरीका रहा है ट्रेडिशनली। अगर हमें पासपोर्ट बनवाना है लेटर से, तो हम जाएंगे, पासपोर्ट के दफ्तर जाएंगे, लाइन में लगेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर हमें 2 बार या 3 बार उधर जाके फॉलो अप करके और फिर हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। ये ट्रेडिशनली, या नॉन ICT एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो तब हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब वही सर्विस गवर्नमेंट अगर पोर्टल बना देती है, जो कंप्यूटर में अवेलेबल है, जो आपके मोबाइल्स में अवेलेबल है, आप काफ़ी सारा प्रोसेस अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका समय भी बचता है और आपकी एनर्जी भी बचती है। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मयंक जी, कि जो हम आने जाने में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो भी काफ़ी बचता है, क्योंकि प्रोसेस के काफ़ी सारे स्टेप्स तो आप ऑनलाइन ही कर पाते हैं। तो गवर्नेंस ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज से बनी है, और वो सर्विसेज जब हम ई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ले पाते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनके अपने वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको मान लीजिए कि कोई परमिट चाहिए, तो आप परमिट के लिए अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे ऑपरेशंस हैं गवर्नेंस में कि आपको बिल्कुल भी किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सभी से फ़ायदा एक नहीं है, काफ़ी है, और रिमोट एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए भी वही फ़ायदे हैं, और अर्बन एरिया के लिए भी वही फ़ायदे हैं। मतलब गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप घर बैठे बैठे अप्लाई कीजिए परमिट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, और वो आपको आपके घर के ऊपर डिलीवर होगी। निधि जी ने एग्जाम्पल दिया था पासपोर्ट का, मैं उसको एक्सटेंड करके खास तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करके कह सकता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक डेट तय कर दी जाएगी जिस दिन जाके आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद आप पास होते हैं या फेल होते हैं, उस हिसाब से आपका ड्राइविंग का एक्चुअल टेस्ट भी लिया जाता है, मतलब नॉलेज भी टेस्ट की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन की, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। तो ये सुविधाएं, उसके बाद जो आपका लाइसेंस है वो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, और आप बाकायदा देख सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं कि अब आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पहुंच गया, किस स्तर के ऊपर है, किस स्केल के ऊपर रुका हुआ है, या किस ऑफिस के अंदर वो इस वक्त मौजूद है, और उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ई गवर्नेंस की इसी बात को निधि जी मैं और आगे आपसे शेयर करना चाहूंगा, या आपसे इस पर जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका फायदा, जैसे हम रेलवे में देखते हैं, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ में भी देखते हैं। सो उसने कैसे ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट किया है, या कैसे इसने सिटीजन को फैसिलिटेट किया, बोथ वेज, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ है और सिटीजन को क्या फायदा हुआ है? सी, गवर्नमेंट को तो ये फायदा हुआ है कि ICT जैसे ही आप अप्लाई करते हैं किसी भी एरिया में, आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, आपकी काफ़ी सारी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आपकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी कॉस्ट कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को एक फ़ायदा तो मॉनेटरी टर्म्स में ये है कि बजटिंग बेटर हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट का हमेशा एक एंडेवर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए हमें हमारी सर्विसेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए भी ICT बहुत हेल्प करता है। जैसा मैंने कहा, रिमोट एरिया हैं, कुछ ऐसे मुश्किल इलाके हैं जहाँ तक आप फिजिकली नहीं पहुँच पा रहे हैं या सर्विस नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए भी ICT ने बेनिफिट किया है। तो ये तो रही गवर्नमेंट की बात। अब आप सिटीजन्स की बात जब आपने पूछी, तो सिटीजन्स को सबसे बड़ा फ़ायदा है टाइम का। Citizens, as we all are aware that we are busy all the time and we would want कि आसानी से, जल्दी
हमारा काम आसानी से और जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों ही चीजें आईसीटी बेनिफिट देता है सिटीजन्स को। तो सिटीजन भी खुश है कि मैं घर बैठकर क्लिक करके चीजें आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, वहां से मुझे आंसर आ जाएगा, मुझे स्टेटस का भी पता लग जाएगा अपनी सर्विस के। तो बेनिफिट मेनली टाइम का है, आसानी का है, घर बैठे काम हो जाने का है सिटीजन को। और सिटीजन को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी बेहतर लगती है जब उसे पता है कि मेरी गवर्नमेंट मुझको सर्विस देने के लिए इस सर्विस को प्लेटफॉर्म पे लेके आई और मुझे बेनिफिट हुआ उस चीज का। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि किस तरीके से ई गवर्नेंस ने गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच के जो संबंध है उसको रीडिफाइन भी किया। एक तरीके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी हुआ है एंड एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो ई गवर्नेंस का पूरा प्रोसेस चल रहा है इसके लार्जर इम्प्लीकेशंस भी रहे हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और सेशन में बातचीत करेंगे। बट यहाँ जो मैं आपसे अभी निधि समझने की कोशिश करूँगा कि ई गवर्नेंस ने हमारे जो बाकी सर्विसेज हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया है। अर्थात मतलब जो मेरे ये सवाल बार बार जहन में उठता है कि क्या ई गवर्नेंस सच में हमारे सिटीजन्स को वो सुविधाएं दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, खासकर रूरल इलाके में, या इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और उसको कैसे इंप्रूव किया सकता है। इसके ऊपर अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो हमारे लर्नर्स को फायदा होगा। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर मयंक, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आईसीटी का सिर्फ बेनिफिट है। तो बेनिफिट हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने ये भी बताया कि इवन रूरल एरियाज़ के लिए बेनिफिट है। लेकिन एक छोटा फ्लिप साइड है जो हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए लर्नर्स के साथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड। सो अगर हमारी गवर्नेंस थ्रू प्लेटफॉर्म्स पहुंचना चाहती है सारे इलाकों तक, हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो इंसान डिजिटली लिटरेट नहीं है, जिसको मान लीजिए मोबाइल पे या कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता है, लिटरेट नहीं है वो डिजिटली, तो वो उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उतना अच्छे से नहीं उठा पाएगा एज कम्पेयर टू समबडी हु इज़ डिजिटली लिटरेट। तो ये सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस है, लेकुना है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल पाठशाला भी खोले हुए हैं और काफ़ी वर्कशॉप्स ऐसी करा रही है जिसमें डिजिटल लिटरेसी को के बारे में अवेयरनेस एज वेल एज उनकी वर्कशॉप्स ली जाती है। निधि जी, इसी के सहारे हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे आपसे ये पूछते हुए कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईसीटी। आप उसका क्या फ्यूचर देखती हैं, इससे क्या सुविधाएं हमारे लिए बढ़ने वाली हैं या क्या चिंताएं हमारे लिए ग्रो कर रही हैं, उसके बारे में। काफ़ी अहम सवाल है मयंक जी ये, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग शंका भी प्रस्तुत करते हैं कि आईसीटी का फ्यूचर क्या है, क्या आईसीटी हर जगह आएगा तो हमारी जॉब्स कम हो जाएंगी, आईसीटी के आने से और क्या हमें मुश्किलें आ सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आईसीटी का जो पोटेंशियल है, जो आईसीटी के अंदर पोटेंशियल है, वो इतना बड़ा है कि डेफिनेटली हर सेक्टर में तो इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी ही हमें फ्यूचर में। कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लर्नर्स ने आई एम श्योर आसपास अपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जैसा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड और वाइडन टर्म्स हैं और फ्यूचर में हम एआई का एप्लीकेशन काफ़ी देख रहे हैं, हम रोबोटिक्स भी देख रहे हैं आईसीटी का फ्यूचर। और एज ऑफ नाउ इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका फ्यूचर काफ़ी ब्रॉडन है, वाइडन है, एप्लीकेशंस काफ़ी दूर तक हैं इसकी, और ये कॉन्स्टेंटली बदल रहा है क्योंकि एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे आईसीटी की। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को आप बहुत डेफिनेटिव तरीके से सर्टेन होके कुछ कह नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली इतना कह सकते हैं हम कि हर एरिया में और हर सिटीजन के लिए आईसीटी बेहद एक ज़रूरी चीज़ है और रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे संग जुड़ने के लिए निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।